ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और आज के मुद्दे में सवाल यही है कि क्या तीसरे चरण का जो दंगल है वो किसके लिए कितना मुश्किल है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे समाजवादी पार्टी की कि समाजवादी पार्टी का क्योंकि गढ़ है ये जहां तीसरे चरण का चुनाव होना है और इस गढ़ में पहले 50 से ज्यादा सीटें सपा लेकर आई थी, लेकिन क्या इस बार 50 सीट से छोड़कर 40 सीट भी लाने की लिए सक्षम है ये पूरा अखिलेश और राहुल गांधी का खेमा, या अखिलेश अकेले भी क्या 40 सीटें बचा पाते हैं? इस पर हम चर्चा कर रहे थे। अहद, क्या ये अग्नि परीक्षा सच में है अखिलेश के लिए? क्योंकि खेमों में बंटने के बाद सपा की डोर अखिलेश के हाथ में आई है मुलायम के बाद, अब अखिलेश के लिए चुनौती सबसे बड़ी है। बिल्कुल तुषार, अखिलेश यादव के लिए सेंट्रल यूपी सबसे महत्वपूर्ण होगा। ये तीसरे चरण का चुनाव है क्योंकि अवध क्षेत्र है, अखिलेश का गढ़ है, अखिलेश का कर्मभूमि या जन्मभूमि रही है और ख़ास तौर से बात करें तो राजधानी लखनऊ भी इसी क्षेत्र में आती है। बिल्कुल पिछली बार 50 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी ने इस क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में। तो सब कुछ इस बार इस बात पर निर्भर करता है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस का जो गठबंधन है इस बार क्या फिर वो 50 सीटों की हाफ सेंचुरी लगा पाएगा। अगर वो वाकई उसके आसपास भी पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं समीकरण बिल्कुल समाजवादी पार्टी के पक्ष में पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी मतदाताओं का रुझान है, स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि वाकई क्या समाजवादी पार्टी 50 का आंकड़ा पार करेगी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये। जिस तरीके से आप बात करेंगे सेंट्रल यूपी है, जिस तरीके से पहले 2 चरणों में सिर्फ जाटो वोट और जाट और मुस्लिम वोट का कॉम्बिनेशन था, लेकिन जो ये इलाका है ये मुस्लिम भी है, इसमें यादव भी है, पंडित भी है, अनुसूचित जाति और दलित वोट भी काफ़ी है। तो काफ़ी कुछ समीकरण निर्भर करेंगे कि किस तरीके से उम्मीदवारों को उतारा गया। और दूसरी चीज़ है कि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके साथ साथ भी जूझना है। दूसरी चीज़ जो उनका अपना परिवार का झगड़ा था और पूरा का पूरा परिवार इस क्षेत्र में आता है, तो उस झगड़े से भी अखिलेश को निपटना है और देखना यह है कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल निपटना तो अखिलेश यादव को है, लेकिन जनता को फैसला लेना है। ताबिश कमाल, अगर समझने की कोशिश करें इस पूरे क्षेत्र की जनता की, तो उनके लिए क्या मुद्दे अहम होते हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव करते हैं? बिल्कुल तुषार, देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार हम लोग जा रहे हैं और देख रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के मुद्दे क्या है। अगर महत्वपूर्ण मुद्दों की बात की जाए तो इस बार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास का पहिया इस बार उत्तर प्रदेश की जनता घुमाना चाहती है। जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हो। हालांकि विकास का दावा अखिलेश सरकार ने बहुत ज्यादा किया है, काम बोलता है, उनका ये स्लोगन भी उत्तर प्रदेश ने देखा है। लेकिन जिस तरह से लगातार पहले और दूसरे चरण का मतदान हुआ है उससे ये प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश एक बार फिर हंग असेंबली की तरफ जा रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर तीसरे चरण का जो मतदान है जिस पर अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, अगर उस गढ़ में कुछ करिश्मा अखिलेश यादव या उनकी समाजवादी पार्टी कुछ दिखा पाती है तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा रुझान समाजवादी और कांग्रेस पार्टी को। लेकिन सबसे बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को यहाँ होगा कि कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो समाजवादी पार्टी के खाते में आने वाला है, ये एक सबसे बड़ा फायदा रहेगा। लेकिन सबसे दूसरी बात यह रहेगी, समाजवादी पार्टी की जो लड़ाई हुई थी, जो अंदर खाने जिस तरह का पार्टी के अंदर परिवार में कलह रहा था, वो भी यहां पर नुकसान उनको पहुंचा सकता है। लेकिन उसको पूरा करने में अखिलेश यादव अपनी जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि इस बार पहली बार डिंपल यादव पूर्ण रूप से प्रचारक, स्टार प्रचारक के रूप में नजर आ रही है और जाकर के वो अखिलेश भैया के पक्ष में प्रचार कर रही है और उनके प्रचार की रैलियों में खासा भीड़ देखने को भी मिल रही है। ये एक बड़ा अखिलेश और समाजवादी पार्टी के लिए राहत की सांस है कि लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसका पक्ष भी लोग जानने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं ट्रेनी सीएम था और इस बार मुझे मौका दीजिए, मैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दूंगा। जिस तरह के वादे और दावे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे और काम बोलता है उनका स्लोगन था। उन्होंने कहा कि आने वाले समय भी उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा और हमको एक बार मौका दीजिए। यही बात लगातार डिंपल यादव कह रही है और इसी तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं। लेकिन जो अंदरूनी कलह है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश और डिंपल के लिए भारी पड़ सकती है और ऐसे में उस कलह को रोकना, क्योंकि तीसरे चरण के पहले उस कलह को रोकना समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, अखिलेश के लिए चुनौती। बिल्कुल चुनौतियां कई हैं ताबिश समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन जनता उम्मीदवारों को वोट करती है और उम्मीदवारों का उस लायक होना, उस योग्य होना भी बेहद जरूरी है। अगर शिक्षा और अशिक्षा के आधार पर हम इन उम्मीदवारों को आपने की कोशिश करें तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि शिक्षित कितने उम्मीदवार, क्योंकि 800 के आसपास ये तमाम उम्मीदवार इस बात खड़े हो रहे हैं, तो 813 में से 320 उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता 5वीं और 12वीं के बीच है, यानी कि 320 30 to 40% सिर्फ 12वीं, 5वीं या 12वीं पास है। उसके अलावा 418 उम्मीदवार स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन और इससे ज्यादा पढ़े हुए हैं, यानी कि 50% के आसपास उम्मीदवार ग्रेजुएशन या फिर इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं।
43 उम्मीदवार सिर्फ पढ़ लिख सकते हैं, इससे ज्यादा उनकी योग्यता नहीं है, सिर्फ पढ़ लेंगे या फिर कुछ लिख लेंगे। 43 उम्मीदवार ऐसे हैं। कुल मिलाकर अगर शिक्षा और अशिक्षा की बात करें तो 10 उम्मीदवार निरक्षर भी हैं, जिनको लिखना और पढ़ना भी शायद ना आता हो। तो कुल मिलाकर 813 उम्मीदवार हैं। 813 में से 320 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी योग्यता 5वीं और 12वीं के बीच पाई जाती है। 50% ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन या फिर उससे ज्यादा हैं। तो कुल मिलाकर शिक्षा और अशिक्षा के स्तर पर हम नापने की कोशिश करें उम्मीदवारों को, क्योंकि जनता उम्मीदवारों को वोट करती है और उम्मीदवारों से बनती है सरकार, तो फिर जनता किस आधार पर वोट कर रही है इसको हम समझ लेते हैं। शर्मा जी, अगर बात करें शिक्षा और अशिक्षा के आधार पर उम्मीदवार खड़े हैं, 50% ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन से ज्यादा की बात करते हैं। क्या इन उम्मीदवारों को जब सरकार में भेजती है, सरकार के लिए इनको विधायक बनाकर जनता भेजती है, तो जो अशिक्षित विधायक होते हैं क्या वो विकास की बात उतने बेहतर तरीके से कर पाते हैं जितना एक शिक्षित विधायक कर पाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनेश्वर मिश्रा एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि भारत की जो पॉलिटिक्स है वो डेमोक्रेसी से नहीं मोबोक्रेसी से चलती है जी। मोबोक्रेसी का मतलब है कि जो जीत के आएंगे उनसे सरकार बनेगी और उनका आधिपत्य होगा सरकार पे। अब वो 7वीं पास है या 8वीं पास है, ये अगर वो जीत गए तो उनकी योग्यता एमएलए की हो गई। ये योग्यता नहीं होगी कि वो 7वीं पास है या 8वीं पास है। लेकिन ये सवाल बहुत वैलिड है कि अगर हमारा नेता ही पढ़ा हुआ नहीं होगा, हमारा लीडर पढ़ा हुआ नहीं होगा, तो उन लोगों को शिक्षा की बात कैसे करेगा जो शिक्षा के सबसे आखिरी कतार में है। 84% लोग जो 6ठी क्लास के बच्चे हैं वो किताब नहीं पढ़ पाते हैं ठीक से, जो सरकारी स्कूल की बात है। अगर हम विधायकों की बात करें जिनको टिकट दिया गया है, तो जो आपने आंकड़े बताए हैं उसमें करीब 37% लोग ऐसे हैं जो 12वीं तक पढ़े लिखे हैं। अगर वो 12वीं तक बता रहे हैं कि 12वीं तक पढ़े हैं, तो उसमें भी कोई ना कोई लोचा होगा कि 11वीं में फेल हो गए होंगे या 12वीं में फेल हो गए। तो अगर शिक्षा की बुनियाद को ठीक करना है तो हमारे विधायक को पढ़ा लिखा होना चाहिए, और एक समय आएगा कि उनके लिए भी ये पैमाना तय कर दिया जाएगा कि आपकी अगर शिक्षा इतनी नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अहद, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि क्या ये पैमाने होने चाहिए कि शिक्षा अगर आपके पास है, आप 12वीं या ग्रेजुएशन, एक मानक होने चाहिए कि उम्मीदवारों के लिए भी कि अगर इतना तो आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तभी आप एक उम्मीदवार बन सकते हैं किसी टिकट को पाने के लिए? आप बिल्कुल देखिए, इस बात पे तो बिल्कुल इत्तेफाक मैं रखता हूँ, लेकिन क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ पे जो अब इस वक्त अगर बात करें तो जो युवा वोटर है, एक पढ़ा लिखा वोटर है, उसकी तादाद काफ़ी है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इस बार एक जो पढ़ा लिखा उम्मीदवार है उसको वो ज़रूर देखेंगे और देखना भी चाहिए। और मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि उम्मीदवार अगर पढ़ा लिखा होगा, जो विकास की बात आज चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हों या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर रहे हों, अगर उनका एमएलए, उनका विधायक अगर पढ़ा लिखा होगा, उनकी बात को अच्छे से समझेगा, तो जनता तक विकास का मुद्दा भी अच्छे से ले जाएगा और शायद वो विकास की बात बेहतर ढंग से कर भी सकता है और रख भी सकता है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बात करिए तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वही जातिगत फैक्टर, ध्रुवीकरण और दूसरे समीकरण इलेक्शन में हावी हो जाते हैं, और जो शिक्षा का मुद्दा है, इलेक्शन में कैंडिडेट का पढ़ा लिखा होना है, वो कहीं किनारे की बात हो जाती है। लेकिन क्योंकि अब माहौल बदल रहा है, युवा आगे आ रहे हैं, ज़्यादातर वोटर जो हैं वो युवा हैं, तो आने वाले वक्त में बिल्कुल कहीं ना कहीं एमएलए का या विधायक का या कैंडिडेट का पढ़ा लिखा होना ज़रूर मैटर करेगा। बिल्कुल, महिलाओं को लेकर भी अब तमाम वादे आने लगे हैं, क्योंकि अगर हम देश की बात करें, हम प्रदेश की बात करें, तो महिलाओं को आगे लाने के लिए तमाम बातें की जाती हैं, वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं। हम एक नजर डालते हैं कि कौन सी पार्टी ने कितने महिला उम्मीदवारों को खड़ा किया है, कितनी महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इस ग्राफिक्स को हम जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें 2012 में विधानसभा सीटें 403 थी और विधायक कुल मिलाकर 35 महिला थे, जिसमें अगर प्रतिशत को निकालें तो 8.68% निकलता है। 2007 की अगर बात करें तो 403 विधानसभा सीटों में से 23 विधायक महिला थी और 5.71, यानी कि यहां पर घटता नजर आया। 2002 में 26 विधायक थे, 6.45, कोई खास ज्यादा बड़ा या घटा नहीं। इसके अलावा हम बात करें इससे पहले की तो कुल मिलाकर 1996 में 422 विधानसभा सीटों में से 20 विधायक थे और 4.74 का फीसदी का आंकड़ा रहा। 93 में 422 में से 14, वहीं 91 में 419 में से 10 और 89 के अंदर 425 में से 18। तो कुल मिलाकर
महिला विधायकों की संख्या कोई खास ज्यादा नहीं रही। अगर 425 या 403 की सीटों की भी हम बात कर लें तो कुल मिलाकर अगर 30, 35 और 20 के आसपास महिला विधायक रहे। ऐसे में महिलाओं की अगर बात करने वाली पार्टियों के उम्मीदवारों में से या फिर विधायकों में से महिला उम्मीदवारों की या विधायकों की संख्या कम होगी तो फिर महिलाओं को आगे लाने के लिए और क्या किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होना बेहद जरूरी है, बहस होना काफी जरूरी है। कुल मिलाकर महिलाओं के इस बार की स्थिति को हम समझने की कोशिश करें तो यूपी को बेहतर तरीके से अहद आप समझते हैं, और महिला उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो यहां पर हर साल हमने भी एक ग्राफिक्स के जरिए नजर डाली कि किस साल में कितने विधायक रहे। कुल मिलाकर महिला विधायक 25 से 35 के बीच में सिमट कर रह जाते हैं। 403 की बात करें, 422 या 425 सीटों की बात कर लें। ऐसे में इस बार की कंडीशन क्या है? क्या महिलाओं को देखते हुए ज्यादा टिकट दी गई है, ज्यादा बेहतर परिणाम आने की संभावना है? देखिए, अभी अगर 2012 के इलेक्शन की बात करें तो देखा सबसे ज़्यादा 8.68% महिला विधायक इस बार सदन में पहुंची, उत्तर प्रदेश के सदन में पहुंची। लेकिन अगर इस बार 2017 के इलेक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा 9% के करीब महिला विधायकों को बीजेपी ने टिकट दिया है। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पे जो लीडिंग पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी, उसकी सुप्रीमो मायावती हैं। अभी आपने देखा कि डिम्पल यादव चाहे हो या अपर्णा यादव हो, बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी भी महिला होने के नाते प्रचार में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और अगर आप वोटिंग प्रतिशत की बात करें, अगर आप उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं महिला जो वोटर है वो हमेशा पुरुषों से ज़्यादा भागीदारी लेती है, हिस्सेदारी लेती है वोटिंग में। तो जो महिलाओं का प्रतिशत है वो ज़रूर बढ़ना चाहिए। जो कैंडिडेट ही जब हम कम उतारेंगे महिला, तो सदन में महिला जो विधायक हैं वो कम पहुंचेंगी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी हर पार्टी को उसको बढ़ाना चाहिए। अगर बात करें महिला आरक्षण की बिल की, मैं बात अगर तुषार को करूं तो बहुत जोर शोर से वो बिल पेश किया गया था, राज्यसभा में पारित भी हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा में आके गिर गया था, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टी महिलाओं के फायदे की तो बात करती हैं, लेकिन जब वास्तविकता की धरातल पर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो बिल नहीं पारित हुआ, तो इसका मतलब पुरुषवादी हो जाती है, पुरुषवादी सोच आ जाती है वहां पे। तो महिलाओं को आगे अगर बढ़ाना है तो सभी दलों को साथ में मिलके, जिस तरीके से हम 2/3 महिलाओं के को सदन में पहुंचाने की बात करते हैं, तो चाहे वो टिकट का फिर बंटवारा हो या राजनीति में हिस्सेदारी हो, महिलाओं को बिल्कुल पार्टियों को ही आगे करना पड़ेगा, तभी महिलाओं का प्रतिशत बिल्कुल। महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो फिर घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपनी पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार महिलाओं को खड़ा करना होगा, और फिर जाके महिलाओं की बात करें तो ज्यादा बेहतर लगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और आंकड़े आपको दिखाएंगे कि कितने उम्मीदवार दागी हैं तो कितने उम्मीदवार करोड़पति। एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब खाए दिल खुश हो। 69 सीटों पर मतदान होना है और यह अवध का क्षेत्र को छूता है, साथ ही मध्य यूपी का यह भाग है जहां पर अब चुनाव होने और काफी राजनीति के समीकरणों को खुद में समेटे हुए है। पहले हम दागी उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाएंगे। 110 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी कि कुल मिलाकर अगर सभी उम्मीदवारों की हम बात करें इस तीसरे चरण के तो 110 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि दागी हैं। 82 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और ऐसे में वो उम्मीदवार हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है यहां पर, क्योंकि 110 दागी हों और 82 के ऊपर अगर गंभीर मामले दर्ज हों और उसके बाद भी उम्मीदवार हों तो फिर सवाल उठने लाजमी है। 7 प्रत्याशियों पर हत्या के मामले चल रहे हैं, फिलहाल अभी उन पर कोई फैसला नहीं आया, इसलिए सिर्फ वो आरोपी है। 11 उम्मीदवारों पर हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा बात करें तीसरे चरण में दागी प्रत्याशियों की तो भाजपा के 21, बीजेपी के 21 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सपा के 13, कांग्रेस के 5 और लोकदल के 5 प्रत्याशी आपराधिक छवि वाले हैं। शर्मा जी, ये हमने अभी ग्राफिक्स पर नजर डाली और यहां पर 110 आपराधिक मामलों जिन उम्मीदवारों पर दर्ज हैं वो इन तीसरे चरण में हैं, और 82 तो ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं, 10 ऐसे हैं जिनके ऊपर हत्या के आरोप हैं। ऐसे उम्मीदवार अगर खड़े होते हैं तो फिर ऐसे उम्मीदवारों से क्या ये उम्मीद लगाना ठीक होगी, या जनता ऐसा सोचती है कि इनको खड़ा करने से विकास होगा? आपराधिक मामले के लिए कोई जगह लोकतंत्र में होना नहीं चाहिए जी, लेकिन जिस तरह से एडीआर की रिपोर्ट और एनसीआरबी की रिपोर्ट और जो तमाम स्टेट पुलिस की जो रिपोर्ट है वो तो यही बता रही है कि 110 पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता, इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। ये डिपेंड करता है कि पार्टी के जो मुखिया हैं, भाई नरेंद्र मोदी इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे जी, अखिलेश यादव जी कैसे रिएक्ट करेंगे और राहुल गांधी जी कैसे रिएक्ट करेंगे। सवाल ये उठता है कि इनके मन में ये डर रहता है कि अगर आपराधिक छवि वाले लोगों को हमने टिकट नहीं दिया तो दूसरा वाला जीत जाएगा।
तो जो राजनीतिक पार्टी है वो इस बात पे प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं करते कि अगर वो किसी ने ईमानदार कैंडिडेट को उतारा है, किसी को सौम्य को उतारा है, तो हम भी वहां पे सौम्य दें। अगर आप वहां पे अच्छे उम्मीदवार दोगे तो दूसरा यहाँ पे बिसात बिछा के कोई क्रिमिनल नहीं देगा। तो ये तय कौन करेगा? ये तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन का नहीं है। ये तय करने का अधिकार अगर अल्टीमेटली है तो दो आदमी के पास है कि या तो पार्टी हाईकमान तय करे कि इन पे आपराधिक मामले हैं, इस कैटेगरी में जिनके हैं उनको टिकट मिलेगा, इस कैटेगरी में जिन पे है उनमें अगर 307 का मुकदमा है किसी के ऊपर, 302 का मुकदमा है, तो उसको टिकट क्यों मिले? उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो अदालत है वो है जनता की अदालत। जनता को यह समझ लेना चाहिए कि जो आदमी आपराधिक प्रवृत्ति का है, जो कल किसी दूसरे पे अपराध किया था, वो परसों आपके साथ वही कर सकता है। बिल्कुल। तो ये जनता को तय करना है कि आप आपराधिक छवि के लोगों को भेजना चाहते हैं या पढ़े लिखे इंसान। और ऐसे में तो ताकत और बढ़ जाती है अगर वो जीत कर उम्मीदवार कोई विधायक बन जाए। ताबिश हमारे साथ जुड़े हुए। ताबिश, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या जनता ऐसे आपराधिक छवि वाले हो या अशिक्षित उम्मीदवार हो, क्या उनको पूरा सपोर्ट देती है या वक्त के साथ अब जनता भी थोड़ी समझदार होती जा रही है? तुषार, देखिए, पिछले अगर विधानसभा चुनाव के कुछ हम आंकड़ों की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं आपराधिक छवि वाले जो प्रत्याशी रहे हैं वो पूरी भूमिका से, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हो, वो जीतते हुए आए हैं। और यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक दल हो वो चाहता है कि जो उसका प्रत्याशी हो उसका क्षेत्र में अपना वर्चस्व हो, बाहुबल हो, उस पर पैसा हो और उस पर जनता अपना भरोसा भी जमाती है कि ये बाहुबल वाला प्रत्याशी है और ये शायद जनता की समस्याओं को सुलझा सकता है। तो ऐसे में जनता को अब समझना होगा कि जो बाहुबल या पैसा या इस तरह की छवि वाला प्रत्याशी है वो कितना उनके लिए कारगर साबित होता है और क्या समाज में रह करके या सरकार में रह करके वो जनता के काम कर सकता है। हालांकि पिछले दिनों हमने ये देखा था कि लगातार इस बात के तमाम सामाजिक संगठन अपील करते रहे थे कि इन तरह के आपराधिक छवि वालों को टिकट ना दिया जाए और वो पूरी राजनीतिक रंगमंच उत्तर प्रदेश में भी देखते हुए आए थे किस तरह से मुख्तार अंसारी को लेकर के समाजवादी पार्टी में अंतरकलह हुआ और फिर मायावती के साथ वो जाकर के खड़े हुए। ये चीज हमने उत्तर प्रदेश के अंदर देखी। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में अगर राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों की सूची पर एक नजर डाले तो कहीं ना कहीं ये बात प्रतीत होती है कि आज भी राजनीतिक पार्टियां साधारण व्यक्ति या साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति की बनिस्बत ऐसे प्रत्याशी पर अपना दाव लगाना चाहती है जो क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखता हो, बाहुबल रखता हो। और यही वजह है कि जो महिला प्रत्याशी लगातार कम रही हैं, उनकी वजह भी ये रही है, महिला मतदान ज्यादा करने पहुंचती हैं, लेकिन वो शिक्षा है उनकी, वो शिक्षा की वजह से, वो एजुकेटेड होने की वजह से वो मतदान करने पहुंचती है। दूसरी तरफ चूंकि उनको टिकट इसलिए नहीं दिए जाते हैं कि उनकी जो छवि होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और ऐसे में अगर एक सॉफ्ट महिला प्रत्याशी को उतारा जाता है तो बाहुबल वाले प्रत्याशी को जनता बखूबी समझ के उनको वोट देती है। और ये राजनीतिक दल जानते हैं कि अगर ऐसे में आपराधिक छवि वाले को टिकट दिया जाएगा किसी महिला के सामने तो वो उसके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो ये तमाम चीजें लगातार हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं और ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। पूरे अगर बात की जाए, हमने बिहार देखा, हमने और तमाम राज्य देखे हैं, उनमें भी यही हाल है। हालांकि हरियाणा ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की है, शिक्षा की बात आई थी, हरियाणा ने कोशिश की है, हरियाणा सरकार ने 12वीं पास से कम के चुनाव न लड़ने वाले प्रधान की बात कही, एक ऑर्डिनेंस पास किया गया और ऐसा ये हर प्रदेश की सरकार कर सकती है। हालांकि इसको लेकर के तमाम राजनीतिक संगठन बार बार आवाज उठाते रहे हैं कि शिक्षा को लेकर के एक मानक तय होना चाहिए, प्रत्याशी का आपराधिक छवि वालों का मानक तय होना चाहिए और राजनीति में साफ सुथरे पढ़ी लिखी छवि के लोग पढ़े लिखे साफ सुथरी छवि के लोग आए तभी प्रदेश हो चाहे देश हो उसका विकास भी साफ सुथरी तरीके से हो पाए। क्या समझने की ये कोशिश की जाए, अब जरूरी हो चला है कि ये कानून ऐसा बने जिसमें सिर्फ वही उम्मीदवार हो, वही विधायक और वही सांसद बन सके जो पढ़े लिखे हों, जो दागी ना हो, जिनके ऊपर, क्योंकि बीच बीच में ऐसी बातें उठी भी हैं, कानून बनने की बात भी हुई लेकिन बन नहीं पाया। ऐसे में क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, कानून की अगर बात करें तो बिल्कुल कानून में कहीं ना कहीं ऐसा चुनाव आयोग को भी थोड़ा ना कोई गाइडलाइन जरूर देनी चाहिए पार्टियों को कि वो किस तरीके के प्रत्याशियों का चुनाव करें। जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि कहीं ना कहीं पार्टियों को भी ये जिम्मेदारी निभानी होगी कि वो स्वच्छ छवि वाले पढ़े लिखे उम्मीदवारों का चयन करें। देखिए, आपराधिक मुकदमों की अगर हम बात करें तो सिर्फ उस पर हम फैसला ना करें बल्कि छवि कैसी है उम्मीदवार की उस पर फैसला करें। और राजनीति में जैसा भी आप सभी समझते हैं कि कहीं ना कहीं बाहुबल का बहुत बड़ा रोल होता है। एक बाहुबली अगर उम्मीदवार है और एक जोरदार उम्मीदवार है जो आसपास ही कम से कम 5-7 सीटों पे अपना प्रभाव रखता है तो राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं मजबूरी में उसको टिकट देती हैं और उसको चुनाव मैदान में उतारती हैं। क्या शर्मा जी, नोटा का इसमें एक बड़ा रोल होता है? अब तुषार, नोटा एक सिंबॉलिक है। नोटा लगा के आप अगर कोई सपोज करें कि कोई क्रिमिनल है, अगर मैं ही उम्मीदवार हूं और मेरे ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, आपने नोटा लगा दिया कि मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, तो नोटा काउंट तो नहीं होता ना जी। नोटा सिर्फ इसलिए काउंट होता है कि वो सिंबॉलिक है।
लेकिन नोटा में अगर ये प्रावधान हो, सपोज करें कि किसी को 15,000 वोट मिला और 16,000 नोटा हो गया, तो उसमें यह प्रावधान हो कि नोटा अगर उस 15,000 वाले के लिए तो उसका चुनाव रद्द किया जाना चाहिए जी। सवाल ये उठता है कि आपने नीट के लिए एक यूनिफाइड टेस्ट कर दिया, आपने जेईई के लिए यूनिफाइड टेस्ट कर दिया, आपने आईएएस बनने के लिए आपने एक यूनिफाइड टेस्ट कर दिया। तो सवाल यह है कि अच्छे लोग चुनाव में चुन के आए, अच्छे लोग नेता बने, उनके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां उनके लिए कोई एक नीट जैसी परीक्षा क्यों नहीं कराती है कि आप ठीक से परीक्षा दे के आओ, पास हो गए तो कोई जरूरी नहीं है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी की बात करें, आप समाज सेवा की बात कीजिए। एक ऐसा पैटर्न हो कि आदमी ये जीत के आएगा, अगर ये जीत के आएगा, ये पास होके आएगा, तभी चुनाव लड़ेगा, तभी जीतेगा। देखिए कैसे होता। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, एक समय था 1993 से 98 के बीच में, जब तमाम बाहुबली नेता चुनाव जीत के चले आए थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार अपील की थी लाल किले के प्राचीर से कि ये जनता की जिम्मेदारी बनती है कि आप बाहुबली को संसद में भेजना चाहते हो या आप किसी पढ़े लिखे उम्मीदवार को भेजना चाहते हो। उस आदमी के जो अपील थी, क्योंकि वाजपेयी जी बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे, उसका नतीजा ये हुआ कि जितने बाहुबली थे सारे धाराशायी हो गए और सिर्फ एक आदमी जीत के आया था। तो ऐसे प्रधानमंत्री को, राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी को, जितने नेता हैं, चाहे वो अपील करें कि जनता उनको वोट दे, जो उनकी सुने। आपराधिक छवि के लोगों को वोट दे के अपने वोट क्यों बर्बाद करना। तो जो बात अटल जी ने कही थी और उसमें ऑन रिकॉर्ड है कि इतने लोगों ने अपील की और बहुत सारे जितने बाहुबली थे, 10-12 बाहुबली थे, वो सारे के सारे चुनाव हार गए। तो अब वो समय आ गया है कि जनता बहुत दिनों तक बाहुबली को वोट नहीं देगी। जनता जो है वो आपसे वोट के बदले में अपना काम का हिसाब मांगना शुरू कर चुकी है। और थैंक्स ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितने फेसबुक के मीडिया है कि लोग एक दूसरे से सवाल पूछ लेते हैं कि नेताजी आप वोट मांगने तो आए हो, मेरे लिए क्या किया। बिल्कुल, अब जनता भी समझदार होती जा रही है। 2017 का चुनाव है, इसके बाद 2019 है, फिर 2022 से तमाम चुनाव अभी सामने हैं, लेकिन जनता जिस हिसाब से समझदार हो रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसे आने वाले समय में जरूर कुछ प्रावधान हो जाएंगे और जनता भी जवाब मांगना शुरू करेगी। लेकिन अगर कुल मिलाकर बात करें, बाहुबल के आधार पर हो चाहे धनबल के आधार पर हो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ विधायक अपने क्षेत्र में 5-5 और 6-6 बार लगातार विधायक या सांसद रहते हैं। ऐसे में 5 बार हम एक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं वो तमाम विधायक कौन से हैं जो इस बार डबल हैट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। काजिम अली खान, रामपुर के नवाब काजिम अली खान 1996 से विधायक बनते आ रहे हैं और ये उनकी डबल हैट्रिक का टाइम है। इसके अलावा बिलासपुर सीट से विधायक रहने के बाद स्वार सीट से भी वो एमएलए रही हैं। काजिम अली खान 2003 में काजिल अली हज मंत्रालय के मंत्री बने थे। इसके अलावा इस बार बसपा की स्वार सीट से वो उम्मीदवार हैं। इसके बाद बात करें रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की। राजा भैया प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक है बाहुबल के आधार पर और बाहुबली नेता इन्हें कहा जाता है। रघुराज प्रताप सिंह प्रदेश में राजा भैया के नाम से जाने जाते हैं। 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और 6ठी बार के लिए कोशिश में है हैट्रिक लगाने की। बीजेपी और सपा सरकार दोनों में ही मंत्री रह चुके हैं और काफी बाहुबली नेता माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं वाराणसी के अजय राय। वाराणसी क्षेत्र से वीआईपी क्षेत्रों में से एक है। इसके अलावा बात करें, बीजेपी से लोकसभा चुनाव के टिकट नहीं मिलने से सपा में शामिल हो गए थे। लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी से अजय राय मात खा गए थे और उससे पहले वो बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन उसके बाद जब नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तो इन्हें सपा में शामिल हो गए। अजय राय 5 बार से लगातार विधायक रहे हैं और 6ठी बार के लिए तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस से पिंडरा सीट से वो चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है रामप्रसाद चौधरी का। रामप्रसाद चौधरी ने राजनीतिक पारी सपा से शुरू की थी, लेकिन अब बसपा के टिकट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 में डबल हैट्रिक की उनकी तैयारी है। कप्तानगंज सीट से 5 बार चुनाव वो जीत चुके हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि 5 बार जीतने के बाद 6ठी बार जब डबल हैट्रिक की तैयारी होती है तो कुछ डबल हैट्रिक लगा पाते हैं तो कुछ रह भी जाते हैं। लेकिन अभी जनता के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता किसे डबल हैट्रिक देती है और किसे नहीं देती, क्योंकि जनता जनार्दन के हाथ में होता है किसी को जिताना या हराना। हमारे संवाददाता प्रणय राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, अगर इन उम्मीदवारों की बात करें या हम उस खेमे की बात करें, उस परिवार की बात करें जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, इटावा मैनपुरी का इलाका है, यादव परिवार का इलाका कहा जाता है, ऐसे में वहां की जनता क्या एंटी इनकम्बेंसी से इस बार जूझ रही है या वो इस बार भी सपा को ही मानकर आगे बढ़ेगी?
तुषार, सबसे बड़ी बात यह है कि इटावा और मैनपुरी जिन का आपने जिक्र किया, वहां पर मुलायम फैक्टर सबसे ज्यादा अहम है। मुलायम सिंह यादव का वर्चस्व इन दोनों जगहों पर माना जाता है और इसी की वजह से उसके आसपास के भी जो जिले हैं उस पर भी समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से पकड़ है। लेकिन इस बार परेशानी की बात यह है कि जो परिवार का झगड़ा था वो इस जगहों की अगर बात करें तो काफी ज्यादा असर डाल रहा है। समाजवादी पार्टी से अलग होकर कई लोग निर्दलीय यहां पर चुनावी मैदान में हैं जो पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इनमें मुलायम समर्थक सबसे अधिक हैं, शिवपाल यादव के भी समर्थक हैं जो यहां से चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने अगर सबसे ज्यादा पसीना कहीं बहाया है तो वो इन्हीं जगहों पर निभाया है, इन्हीं जिलों पर निभाया है, क्योंकि अखिलेश जानते हैं कि अगर यहां से सीट उनके पास से खिसक गई तो वापस पाने में उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। तो ऐसे में सबकी नजर इन जिलों पर रहेगी। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी भी इस जिले में समाजवादी पार्टी के इस किले में सेंध लगाने में पूरी तरह से जुटी हुई है। पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं की रैली, जनसभाएं हमने आज देखी। राजनाथ सिंह की बात करें, उमा भारती की बात करें या बाकी और बड़े पार्टी के नेताओं की बात करें, उन्होंने भी खास तौर से इन जिलों पर अपना फोकस रखा। और पार्टी के लिए मौजूदा हालात में जिस तरह से हालात चल रहे समाजवादी पार्टी के, ऐसे में वहां से अपनी सीटों को दोबारा से जीतना, और ना सिर्फ जीतना बल्कि जो नाराज कार्यकर्ता हैं, जो खासतौर से अपने आप को मुलायम समर्थक कहते हैं और वो इसलिए अलग हो गए क्योंकि अब पूरी तरह से कमान अखिलेश यादव के हाथ में आ गई है। ऐसे में अब वर्चस्व की लड़ाई है, ये देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव इसमें जीत पाने में कामयाब होते हैं या नहीं, और क्या उन जिलों की जनता पे जिन पर मुलायम सिंह उन जनता के दिलों पर राज किया करते थे, क्या अब अखिलेश यादव उनकी जगह ले पाएंगे या नहीं। जहां पर जब वोटिंग होगी तो इसका चुनौती बड़ी है और अग्नि परीक्षा भी है अखिलेश के लिए। जी शर्मा जी बताएं। तुषार, इसमें एक बात मैं और बताऊंगा कि अखिलेश के लिए ये सबसे चुनौती भरा चुनाव इसलिए भी है कि जिस प्रोजेक्ट को वो बार बार सब जगह पूरे प्रदेश में बेच रहे हैं कि काम बोलता है अंजाम बोलता है, और जाहिर सी बात है कि अच्छा काम किया है उन्होंने। जो एक्सप्रेस वे है वो पूरा अवध रेंज में ही है, लखनऊ से लेकर और कानपुर तक, बीच में औरैया, एटा, फिरोजाबाद सब जो है उन्हीं का कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है। तो अगर यहाँ पे अखिलेश पीछे हो जाते हैं तो इसका एक और बात जाता है, इसका मतलब ये भी जाएगा कि चुनाव सिर्फ काम करने से नहीं जीता जाता है। बिल्कुल। तो ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त तो चला है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कितने नेता ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, और एक और सवाल पर हम चर्चा करेंगे कि जो रैलियों में भीड़ आती है वो ईवीएम के बटन तक क्यों नहीं पहुंचती। एक छोटे से ब्रेक के बाद।